मैंने क्या कहा था, रेमनरेशन को अलग ट्रीट करना है, एक्सपेंसेस को अलग ट्रीट करना है। रेमनरेशन दे रहे हैं 25,000 रुपए की सुनील को। अब ये बताओ, रेमनरेशन देंगे तो फॉर्म का खर्चा है या नहीं है? यस, फॉर्म का खर्चा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, दैट इज टू सुनील्स कैपिटल। 25,000 रुपए दे दिए। रेमनरेशन की एंट्री तो हमेशा यही होती है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, जितना अमाउंट दे रखा हो। अब जब बात आए एक्सपेंसेस की, तो दो बातें सोचनी होती है, बियर कौन करेगा और पे किसने किया। बात समझ में आ गई? अच्छा, क्वेश्चन में कुछ बता रखा है कि बियर किसको करना है? क्या लिखा है कहीं पर समझ में आ रहा है कि पार्टनर को बियर करना है? अगर मैं यहां वर्ड लिख दूं इंक्लूडिंग एक्सपेंस, तो फिर यहां हो जाता है कि पार्टनर को बियर करना है। बट अभी कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा, इसका मतलब पार्टनर को बियर नहीं करना। तो खर्चा किसका है और पे किसने किया, बताया क्या क्वेश्चन ने? यस, पार्टनर ने बता रखा है, पेड बाय हिम, पार्टनर। तो इसका मतलब फॉर्म का खर्चा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट, और फॉर्म पे करती तो टू बैंक करते, बट अब फॉर्म ने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया, तो अब हम किसको देंगे? पार्टनर को देंगे। और जब हम पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, दैट इज टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। कितने? 9,000। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, तो चेंज क्या कर दूं, जहां जहां ग्रीन कर देता हूं चेंज कर देता हूं, यहां वर्ड लगा देता हूं इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो ये एंट्री तो अभी भी यही होगी, सेम एंट्री। रेमनरेशन तो अभी भी कितने देंगे? 25,000 ही देंगे। तो फॉर्म का खर्चा कितना? 25,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 25,000। क्लियर? अब क्या करना है, दूसरी एंट्री का देखना है। तो बियर कौन करेगा और पे किसने? अब बताओ, बियर जैसे ही लिख दिया इंक्लूडिंग एक्सपेंस, तो अब किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ भाई देखो, बियर किसको करना है? अब जैसे ही मैंने वर्ड लिख दिया इंक्लूडिंग एक्सपेंस, तो इसका मतलब बियर किसको करना है? पार्टनर को। और पे किसने कर दिया? अब बताओ, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, हमें कुछ नहीं करना, नो एंट्री। क्लियर? सिंपल से है ये, और इस पर क्वेश्चन काफी आ जाता है। अच्छा, ये समझ में आ गया? अब डिसोल्यूशन में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अब तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। अगर किसी को डाउट है तो बता दो। मैंने जैसे बताया, जब जब एसेट्स होंगे, ध्यान से सुन लो अब सारी बातें। हाँ भाई सुन लो, काम की बातें बता देता हूँ। एसेट की ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? एसेट को क्रेडिट करते हैं, सिंपल सोचने का तरीका। रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। फिर ये बताओ, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं टू एसेट तो पहले ही कर चुका था, तो अब क्या कर दूंगा? टू। अच्छा अच्छा, पैसा रिकॉर्डेड एसेट से मिले चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट से मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिकॉर्डेड थे उनको भी क्या कर दिया अपन ने? अनरिकॉर्डेड कर दिया। ऐसे ही आपके पास अगर लाइबिलिटी है, सोचो, अगर लाइबिलिटी है तो उसको राइट ऑफ करना है, ट्रांसफर करना है, तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसी एंट्रीज भी काफी आ जाती हैं, तो इसलिए एंट्रीज भी आनी चाहिए आप। फिर अपन ने बात करी दूसरे केस में पेमेंट करने की। तो पेमेंट करेंगे तो बताओ एंट्री क्या होगी? पैसा जाएगा तो क्या करेंगे? टू बैंक। और अब डेबिट तो कर नहीं सकते, लाइबिलिटी को तो पहले ही डेबिट कर चुके हैं, तो अब किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक। और इसके बाद अपन ने कहा कि अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाए तो हम पैसा किससे लेंगे? पार्टनर से लेंगे। तो पार्टनर की कैपिटल को कम कर देंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और फिर बात आ गई यहां पर कि अगर आपके पास लाइबिलिटी कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पार्टनर कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो फिर क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमें किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा।
तो हम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, दैट इज 2 पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके अलावा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज में आपको कोई डाउट है तो बताइए। एंट्री के केस में मैंने बताया कि रेमनरेशन की एंट्री हमेशा ऐसी होगी, रेमनरेशन की एंट्री से डिसोल्यूशन एक्सपेंस का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, समटाइम्स रेमनरेशन देते टाइम वो आपको लिख देता है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, बस उसका मतलब ये होता है कि पार्टनर को बियर करना है, वो बताएगा क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आ जाएगा। काम करने के लिए एसेट्स को बेचूंगा, लाइबिलिटीज को पे करूंगा, इसमें मेरा टाइम लगेगा, इसमें मेरी मेहनत लगेगी, इसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, ये रेमनरेशन है। लेकिन जो इसको करने के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट दिया होगा, मैंने थोड़ी बहुत किसी को ब्रोकरेज दी होगी, तो ये सब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म के खर्चे होते हैं नॉर्मली। तो हम रेमनरेशन की एंट्री हमेशा क्या कर देंगे, फर्म का खर्चा है, तो अगर ये फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। और जब हम ये पार्टनर को देंगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाने के लिए दैट इज 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आ गया अपने पास रेमनरेशन के बाद दूसरा आ गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस की कहानी भी मैंने आपको बताई, क्या क्या डिसोल्यूशन की, इसमें कितनी बातें देखनी है आपने, 2 बातें देखनी है कि बियर किसने किया और कुछ ना बताए। जब भी बताएगा कि किसको बियर करना है और कुछ ना बताए तो बियर किसको करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फर्म की, और फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कुछ ना बताए पेमेंट किसने करी है, तो यहां पर फर्म मान लेंगे, जिसको बियर करना था पे भी उसी ने किया होगा, जिसको बियर करना था पे भी उसी ने किया होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे किया तो बैंक कम हो जाएगा, दैट इज टू बैंक। देखो अपने आप समझ में आएगा, फर्म का खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट, फर्म ने पे किया टू बैंक। अगला केस, खर्चा तो फर्म का ही था, पे पार्टनर ने कर दिया, फर्म तो खर्चा तो फर्म का ही था, पे पार्टनर ने कर दिया। अब क्या ये फर्म का खर्चा है, बताओ क्या ये फर्म का खर्चा है, यस। इसका मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, पार्टनर को देंगे। अब पैसा हमने पे नहीं किया, पार्टनर ने पे किया, तो हम पार्टनर को देंगे, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का खर्चा था, फर्म ने पे कर दिया, देखो फर्म का खर्चा नहीं है, रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा, फर्म ने पे कर दिया तो 2 बैंक हो जाएगा। और पार्टनर का खर्चा था, तो अब हम किससे लेंगे, पार्टनर से लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर। इसके बाद फिर आएगा हमारे पास, पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर ने ही पे कर दिया, पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर ने ही पे कर दिया, नो एंट्री, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। अगली बात आ गई कि पार्टनर ए का खर्चा था, पार्टनर बी ने पे कर दिया। वैसे तो हम कह सकते हैं आपस में निपट लो, हमें क्या करना है, आजू बाजू वाले दोनों पड़ोसी भिड़ रहे हैं, भिड़ लेने दो, लेकिन क्या करें, पड़ोसी तो अपने ही है ना, तो शांति बनाए रखनी पड़ेगी, तो बीच में आना पड़ेगा। तो यहाँ बीच में आने के लिए एंट्री बताओ, फर्म क्या करेगी, खर्चा किसका है, ए का, तो क्या करेंगे, ए से तो लेंगे पैसा और किसको दे देंगे, बी को देंगे। ए से लेंगे तो उसकी कैपिटल को कम करेंगे, और कम करने के लिए डेबिट करेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बताओ इससे सिंपल चैप्टर कुछ हो सकता है क्या, नहीं। इसके बाद कुछ बातें और बताई मैंने आपको। पहली चीज, पार्टनर का लोन अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा पार्टनर्स लोन है, ये लाइबिलिटी में जो दे रखा हो, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, तो ये कहां जाएगा बताओ जरा मुझे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में। लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन है, पार्टनर के रिलेटिव का लोन है, बताओ जरा, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन है। भाई हम तो पार्टनर को जानते हैं बस, तो हमने कहा ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन में, बैंक बैलेंस कैश में जाएगा, बैंक में जाएगा। बैंक लोन आपके पास रियलाइजेशन में जाएगा, ध्यान रखना। बैंक लोन बच्चों को डाउट रहता है कि कहां जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके पास पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे पहले होता था वही आज भी, जैसे लॉस होता था, लॉस किनका है, पार्टनर्स का, उनमें बांट दो,
नहीं, बैंक से पेमेंट करनी है तब भी बात इफेक्ट वही आएगा, बट उसको आउटसाइड लाइबिलिटी है, बैंक लोन देना पड़ेगा पहले, तो इसलिए हम पहले उसको रियलाइजेशन में, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में भेज देते हैं, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, ध्यान रखना। यहां तक बात समझ में आ गई? और चीजें एक दो बातें और बतानी है। जब भी कोई एसेट हो और उस एसेट के अगेंस्ट कोई रिजर्व हो, एसेट हो और इसके अगेंस्ट कोई रिजर्व हो, जैसे डेटर्स हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, एग्जाम्पल लेते हैं डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये दोनों के दोनों किस में जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएंगे। बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। हम सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं, जो हमारे इंटरनल रिजर्व्स होते हैं उनकी पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगली बात यही थी कि पेमेंट हम किसकी नहीं करेंगे, तो हम कभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनकी पेमेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, इनकी पेमेंट नहीं होगी। लेकिन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ये आउटसाइड लायबिलिटी होती है, ये क्रेडिटर का भाई होता है, मैंने पहले से बताया है। तो जैसे जैसे क्रेडिटर का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का भी ट्रीटमेंट होता है। ये इंटरनल रिजर्व नहीं है, ये आपके पास आउटसाइड लायबिलिटी है, हमें देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। बच्चा सोचता है इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर यहां तक? इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है इसके अंदर कि अगर किसी लायबिलिटी को कोई एसेट दे दिया, आपने कोई एसेट पकड़ा दिया, किसको? किसी भी लायबिलिटी को, तो इस सिचुएशन के अंदर कोई एंट्री नहीं करनी है। रीजन क्या है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि रियलाइजेशन में एसेट और लायबिलिटी दोनों भेज चुके हैं, तो अब उसका सेट ऑफ अपने आप हो चुका है, प्रॉफिट लॉस, अब हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी लायबिलिटी को दिया है एसेट उतनी का ही पेमेंट नहीं करना है, बाकी की एंट्री करनी है। क्रेडिटर थे 60,000 की, स्टॉक दे दिया 40,000 का क्रेडिटर्स को, तो बाकी 20,000 की पेमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है? तो एक ये हो गया, एसेट को लायबिलिटी पकड़ा दी, नो एंट्री। पार्टनर लायबिलिटी की, बाकी सब तो नॉर्मल है यार, बाकी सब मैं बता चुका हूं। इसके बाद यहां तक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब पेमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की भी बात कर ही लो, बुरा मान जाएगा बेचारा कि मुझे क्यों छोड़ दिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं अपन, WCR। तो WCR की बात करें तो WCR में अगर कोई क्लेम नहीं है, ध्यान से देख लो, कोई क्लेम नहीं है, तो ये किस में जाकर बट जाएगा? पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल जैसे बटता था वैसे ही बटेगा अगर क्लेम नहीं है तो। अगर क्लेम है तो जितना क्लेम है उतना तो जाएगा रियलाइजेशन में, क्लेम अमाउंट तो जाएगा रियलाइजेशन में, और बाकी का जो बच जाएगा एक्सेस अमाउंट वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। और बच्चा कहता है कि कुछ एक्सेस बचा नहीं, क्लेम ही ज्यादा था, तो सारा का सारा किस में भेज देना? रियलाइजेशन में, और उसकी पेमेंट करते टाइम जितना बोले उतना पेमेंट कर देना। 1 लाख का आपके पास रिजर्व था, आपके पास क्लेम 1.5 लाख का है, तो 1 लाख तो पूरा ट्रांसफर कर देंगे बाय WCR, और पेमेंट टू बैंक कर देंगे 1.5 लाख। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अगला सवाल ये है कि सर ये बताओ, पेमेंट करते टाइम ये नहीं बता रखा कि लायबिलिटी की पेमेंट करी हुई नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो आपको जरूर चेक करना है बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन। क्या चेक कर लेना? क्या सारी आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट हुई या नहीं हुई? ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, देखो ना गड़बड़ हो रही है आज। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज इनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई? अगर पेमेंट हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो किस पर कर दो? बुक वैल्यू पर पेमेंट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? क्रेडिटर्स लिखा हुआ था रियलाइजेशन में बाय क्रेडिटर्स, और आपने उसको पेमेंट नहीं कर रखा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो अब आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आप। क्लियर है?
बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट वैल्यू, जो भी वैल्यू जितना आपने पहले लिखा था यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स उतने पे ही पेमेंट कर देंगे। समझ में आ गई? लायबिलिटी की बात होगी। अब ध्यान रखना, अगर पेमेंट हो गई है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेमेंट नहीं हुई तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये लिख देता हूं मैं, पे एट बुक वैल्यू। इसके बाद आ गया एसेट्स। एसेट्स में दो चीजें आती हैं, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब अगर पेमेंट आपने हो गई है तो कुछ नहीं करना, पेमेंट नहीं हुई थी मतलब रियलाइज नहीं हुआ है तो उसको रियलाइज कर लो एट बुक वैल्यू, उसको बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर लो। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आज समझ में आ गई? और जानना चाहते हो? लाइसेंस, और जानना चाहते हो? बैलेंस शीट अभी पढ़ोगे, 12th क्लास में आप पढ़ोगे। माइनिंग राइट्स, टाइटल, ब्रांड, ये सब आपके पास में इंटेंजिबल होगा। इंटेंजिबल की बात करें, इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं गुडविल, पेटेंट्स, बस हमारे पास ज़्यादातर गुडविल ही है। हालांकि इस पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है नहीं, या अभी सीबीएसई ने इंसर्ट किए हैं बट है नहीं इस पर क्वेश्चन। हाँ, ये सीबीएसई ने इंसर्ट किया है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन इस पर अभी क्वेश्चन बुक में नहीं है। इसमें पीछे दे रखे हैं, अपेंडिक्स वगैरह में कहाँ दे रखे हैं, नेक्स्चर में दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं, क्लैरिफिकेशन भी दी थी टीएस ग्रेवाल की बुक ने, है ना, आया है उसके अंदर, तो आप देख सकते हो। हाँ हाँ, तो उसमें चेक कर सकते हो, बट कोई नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन करने से कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से हो जाएगा। इंटेंजिबल के केस में कुछ नहीं करना, पेमेंट अगर नहीं हो रखी तो इग्नोर। इग्नोर करना तो बहुत अच्छे से आता है तुमको, इग्नोर। मैं बोलता रह जाता हूँ, मेरी बात सुनते नहीं, नालायक। तो अगर इसकी पेमेंट हो रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेमेंट नहीं हो रखी है तो इग्नोर कर दो, है ना। हाँ, मैंने जगह कम थी तो एक ही पॉइंट लिख दिया यहाँ पर कि अगर नहीं हो रखी है दैट मीन्स हमें कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसको, ठीक है। तो गुडविल अगर दे रखी है, सोचो गुडविल अगर दे रखी है तो कहाँ जाएगी गुडविल? रियलाइजेशन में, दैट इज टू गुडविल। और बाद में अगर गुडविल का रियलाइजेशन दे रखा है, इतनी वैल्यू गुडविल की बिक गई तो उस पर बाय बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर गुडविल रियलाइज नहीं हुई दैट मीन्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपका चैप्टर